हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 जिसमें हम बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है द परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस केम टू इंडिया आर्म्ड विद डिस्पैच ऑफ 86 विच ऑथराइज हिम टू वर्क आउट अ परमानेंट सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर बाय रिप्लेसिंग द प्रीवियस फार्मिंग सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक लॉर्ड थे, गवर्नर थे, वो इंडिया में आते हैं। डिस्पैच ऑफ 1786 क्या था? डिस्पैच ऑफ 1786 से एक एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू काफ़ी लीगल चेंजेस किए गए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ लीगल चेंजेस इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में किया था, और इसी एक्ट के थ्रू ये परमानेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का भी परमिशन दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक ये एक्ट आया था जिसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी परमानेंट सिस्टम जैसे ही, मतलब लैंड रेवेन्यू के सिस्टम को जो टैक्स आता है वो परमानेंट कर दिया जाना चाहिए। इसको लेके पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू भी कुछ रिकमेंडेशंस लाई गई थी। और उस टाइम पे जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उस टाइम पे वैरन हेस्टिंग थे, लॉर्ड थे, लेकिन वो इस परमानेंट सिस्टम के प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके सक्सेसर लॉर्ड कॉर्नवालिस इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आते हैं। बैकग्राउंड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का बैकग्राउंड क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था इस सिस्टम को, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को इन्वेंट नहीं किया था। ये आइडिया कि क्या क्या चीज़ें होंगी परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, ये सब कुछ कॉर्नवालिस का नहीं था। उन्होंने बस इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। फिलिप फ्रांसिस, तो इस आइडिया को इन्वेंट करने का काम किसने किया? फिलिप फ्रांसिस, जो वैरन हास्टिंग, मतलब कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले जो लॉर्ड थे वैरन हास्टिंग्स, उनके काउंसलर थे, काफ़ी फेमस थे वो। फिलिप फ्रांसिस ने 1776 में एक माइन्यूट सबमिट किया। माइन्यूट क्या होता है? एक रिटन रिकॉर्ड होता है किसी मीटिंग का। तो फिलिप फ्रांसिस ने उसमें सजेस्ट किया कि परमानेंट सेटलमेंट लगाना चाहिए लैंड सिस्टम के लिए, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट के बारे में फिलिप फ्रांसिस ने अपनी पॉइंट्स रखे। फ्यू ऑफिशियल्स, और फिलिप फ्रांसिस के अलावा भी कुछ ऑफिशियल्स थे जैसे अलेक्जेंडर डो, हेनरी पेट्यूलो, इन लोगों ने भी रिकमेंड किया कि परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी इस सेटलमेंट के फेवर में ही थे। तो ये सेटलमेंट है क्या, इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, उसको डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन अभी हमें बैकग्राउंड देखना है। William Hunter also pointed out that by Pitt's India Act 84 recommendation was made for permanent settlement of land। तो विलियम हंटर ने भी ये पॉइंट आउट किया कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो परमानेंट सेटलमेंट की बात कही गई है उसको ज़मींदार्स के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये तो आगे आपको मैं बताऊंगी क्या है। कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस 10 ईयर सेटलमेंट एट फर्स्ट इंस्टेंट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि 10 साल के लिए लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या था कि मतलब जो ज़मींदार होंगे वो 10 साल तक लगातार एक फ़िक्स रेट का टैक्स ज़मीनों से, मतलब जो भी यील्ड होगा, जो भी उपज होगी, खेती होगी किसानों से, वो ज़मींदार उसका टैक्स लेंगे, एक फ़िक्स टैक्स किसानों से लेंगे हर साल 10 साल के लिए, और उसके बाद ये पे कर देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मींदार्स। लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया। कॉर्नवालिस ने 10 साल का ये जो सेटलमेंट लाया था उसको परमानेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, कि मतलब कि जो कभी चेंज नहीं होगा। टैक्स रेट जितना कल्टीवेटर से, किसानों से लिया जाएगा ज़मींदारों के द्वारा, वो एकदम फिक्स रहेगा हमेशा के लिए। यही था परमानेंट सेटलमेंट में। रंजीत गुहा इन हिज बुक अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन बंगाल, उन्होंने लिखा था कि जो भी चीज़ें कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की परमानेंट सेटलमेंट को लेके, वो फिलिप फ्रांसिस के बातों से मैच नहीं करती हैं। मतलब फिलिप फ्रांसिस ने जो चीज़ें बताई थी कि परमानेंट सेटलमेंट में जो जो चीज़ें होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी। कॉर्नवालिस ने अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके इम्प्लीमेंट किया था, ऐसा रंजीत गुहा की बुक में लिखा गया है। और आगे देखते हैं क्या था इसमें। रंजीत गुहा, ये तो हो गया। शोर ग्रांड डिबेट, अब दो लोगों के बीच में इस परमानेंट सेटलमेंट को लेकर डिबेट होता है। पहले पर्सन का नाम था सर जॉन शोर, और दूसरे जो थे उनका नाम था जेम्स ग्रांट। दोनों ही रेवेन्यू के काफ़ी एक्सपर्ट थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे। तो दोनों लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। सर जॉन शोर का कहना था कि बिना
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले सारी चीज़ों का जांच कर लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि ज़मींदार्स के पास कितना अमाउंट ऑफ लैंड है उनके पास एग्जैक्टली में, और कितना ज़्यादा जो किसान हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं, जो टैक्स हम लगा रहे हैं क्या वो उतना किसान जो है उतना टैक्स पे कर पाएंगे कि नहीं। ये सारी चीज़ें पहले फुली अवेयरनेस होने के बाद ही हमें ये टैक्स रेट सिस्टम जो है फिक्स करना चाहिए, और परमानेंट नहीं कर देना है टैक्स रेट को, उसको 10 साल के लिए लगाना है। जॉन शोर का ये सारे पॉइंट्स थे कि डिसेनियल सेटलमेंट करना है। डिसेनियल मतलब 10 ईयर के लिए फिक्स रेट कर दो टैक्स का, लैंड से जो टैक्स लेना है उसका 10 साल के लिए बस फिक्स करना है, हमेशा के लिए नहीं। ऐसा जॉन शोर कहते थे, क्योंकि अगर हमेशा के लिए लंबे समय के लिए कर देंगे और बिना कोई चीज़ को करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाने हुए कि कितना ज़मीन है ज़मींदारों के पास और कितना पेइंग कैपेसिटी है किसानों का, अगर ये सब बिना जाने कर देंगे तो इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो जाएगा। पता चला जिस एरिया से, जिस ज़मीनों से ज़्यादा टैक्स आने के चांसेस थे वहाँ से ना आए, और जिस एरिया से वहाँ से आता ही नहीं टैक्स, वहाँ से कम आता है, और जहाँ से कम आने के चांसेस हैं, जहाँ से लोग किसान दे नहीं सकते, वहाँ पे उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसीलिए फ़िक्स नहीं करना चाहिए परमानेंट हमेशा के लिए। तो ये सारी पॉइंट्स जॉन शोर ने रखी। फिर जेम्स ग्रांट दूसरे पर्सन थे, वो बोलते हैं कि ज़मींदार्स जो हैं वो कभी भी ओनर नहीं थे, ज़मींदार्स को लैंड का ओनर नहीं बनाना है। जॉन शोर का कहना था कि ज़मींदार्स हमेशा से मुग़ल पीरियड से, पुराने टाइम से ही ज़मीनों के ओनर्स होते हैं ज़मींदार, तो उन्हीं को रहने देना चाहिए, उन्हीं को ओनरशिप रख देनी है। लेकिन जेम्स ग्रांट कहते थे कि नहीं, उनको ओनरशिप नहीं दी जाएगी क्योंकि वो ओनर हमेशा से नहीं थे। गवर्नमेंट जो सरकार है वो रियल ओनर होती है लैंड की, मुग़ल पीरियड से ही, ऐसा जेम्स ग्रांट कहते थे। तो ये दोनों पर्सन एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में बातें करते थे, ठीक अगेंस्ट थे। गवर्नमेंट रियल ओनर होनी चाहिए, सो ज़मींदार व मियर टैक्स कलेक्टर, ज़मींदार बस एक टैक्स कलेक्टर की तरह काम करने चाहिए, वो बस एक एजेंट हैं, और ज़मींदार बस टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, ऐसा जेम्स ग्रांट का कहना था। लेकिन शोर का कहना था कि ज़मींदार को ओनरशिप मिलनी चाहिए ज़मीनों की। इन मुग़ल पीरियड लैंड वॉज डायरेक्टली सेटल्ड, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे इंग्लैंड के, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी कि ज़मींदार्स को ओनरशिप देनी है या नहीं, और कैसे इस सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। इस सिचुएशन में लॉर्ड कॉर्नवालिस 3 रिकमेंडेशन ग्रांट और शोर ने जो बातें कही थी उन सब बातों में से 3 रिकमेंडेशन को अपने होम अथॉरिटी के पास कंसिड्रेशन के लिए, विचार के लिए भेजा कि क्या क्या चीज़ें उनको लानी है परमानेंट सेटलमेंट में। और जब अप्रूवल मिल जाता है होम अथॉरिटी से, मतलब सरकार से जब अप्रूवल मिल जाता है कॉर्नवालिस को, तो परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है 22 मार्च 1793। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस डेट को इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये याद रखिएगा। तो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन थे परमानेंट सेटलमेंट में। इस सेटलमेंट को स्टार्टिंग में 10 साल के लिए लगाया गया था, 10 ईयर सेटलमेंट बनाया गया पहले। तो ज़मींदार्स को इसमें ओनरशिप राइट दे दिया गया कि ज़मींदार जो हैं वो हेरिडिटरी बेसिस पे, मतलब अगर अभी कोई ज़मींदार है वो ज़मीन संभालेगा, लेकिन जब उसका डेथ हो जाएगा तो उसका जो बेटा होगा वो मालिक बन जाएगा ज़मीन का, हेरिडिटरी बेसिस पे लैंड ट्रांसफ़र होगा। दे कुड नाउ सेल मॉर्टगेज मेक अ गिफ्ट ऑफ ज़मींदारी राइट ऑफ लैंड। अब ज़मींदार जब मालिक बन चुके हैं उस ज़मीन की, तो उनके पास पावर है कि वो उस ज़मीन को सेल कर सकते, किसी को बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। मॉर्टगेज करना मतलब कुछ टाइम के लिए किसी को दे देना, बाद में पैसे देके उसको अपने छुड़वा लेना, गिरवी रखना। और किसी को गिफ्ट के रूप में भी ज़मींदार अपने अधिकारों को दे सकते हैं। सो लॉन्ग दे वुड पे द लैंड रेवेन्यू रेगुलर टू अथॉरिटी दैट ज़मींदार राइट वुड बी अनपीचेबल। और जब तक ज़मींदार्स अच्छे से लैंड रेवेन्यू पे करते रहेंगे सरकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब तक उनकी ज़मींदारी राइट उनको दी गई रहेगी। जैसे ही वो अपने अच्छे से टैक्स पे नहीं करेंगे, उनसे ज़मींदारी राइट उनकी ले ली जाएगी। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट फेलियर टू ओबे द सनसेट लॉ ऑफ द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर ईयर, ज़मींदार वुड बी कॉन्फिस्केटेड एंड पुट टू ऑक्शन। सनसेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ था, इसका जो हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस था परमानेंट सेटलमेंट का।
इसमें क्या होता था कि अगर ज़मींदार जो हैं वो फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बर्डन आ जाता था ज़मींदार के ऊपर, क्योंकि किसानों का उतना अच्छा कल्टीवेशन नहीं हुआ करता था, उनकी इनकम ही नहीं होती थी, कभी कभी बारिश की वजह से फसल ख़राब हो जाते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, ज़मींदार्स को अपने पास से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देना पड़ता था, क्योंकि टैक्स रेट तो फिक्स था। उनको कहा गया था कि हमेशा इतना ही तुम्हें पे करना है, लेकिन वो जब उनको किसानों से मिलता ही नहीं था तो वो कैसे पे करते, तो जिसके वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कम कभी कभी टैक्स मिलता था। उन्होंने तो ये सोच के परमानेंट कर दिया था कि उनको हमेशा एक फ़िक्स टाइम के लिए फ़िक्स रेट का टैक्स मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा उनकी कंपनी को। लेकिन ऐसा एग्जीक्यूट होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक लॉ लेके आता है, सनसेट लॉ, जिसमें ये कहा गया था कि ज़मींदार जो हैं वो अगर एक दिन दे दिया जाता था उनको, उस दिन की उस तारीख के उस डेट को अगर शाम तक सूर्य डूबने से पहले अगर ज़मींदार ले जा के जितना टैक्स देना था, टैक्स रेट जो भी फिक्स किया गया है, जितना पे करना है रेवेन्यू, उतना नहीं दे देता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ज़मींदार की जो प्रॉपर्टी है वो ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी और उसको नीलामी पे लगा दिया जाएगा। मतलब उसकी जो भी घर बंगला मकान हुआ, ज़मींदार पहले बहुत अमीर हुआ करते थे, क्योंकि वो बहुत टैक्स लेके लोगों को, किसानों को एक्सप्लॉइट करके पैसे इकट्ठा कर लिया करते थे। तो अब उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका घर, उनका बंगला, वो सारी चीज़ों को बेच दिया जाएगा, नीलामी पे दे के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने अंडर में कर लेगी। तो ये सारी बातें थी सनसेट लॉ के अंडर में। और ये इसलिए लाएगा कि सनसेट लॉ के डर से ज़मींदार जो है वो कहीं ना कहीं से कोशिश करके अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो रेवेन्यू है वो लाके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया करेंगे। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू पेबल बाय ज़मींदार टू द अथॉरिटी वुड नेवर बी इन्हेंस्ड। और ये बातें भी थी कि रेवेन्यू जितना ज़मींदार को देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी साल मान लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हुई, बहुत ज़्यादा इनकम हुआ किसानों को, तो अगर ज़मींदार को कहा गया है कि आपको 10% के रेट से टैक्स देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए, तो वो बढ़ाया नहीं जाएगा कि फसल अच्छी हो गई तो ज़्यादा टैक्स हम मांग ले ज़मींदारों से, वो फिक्स रहेगा। ऐसा इसमें था। द रेट ऑफ ईयर 1780 वुड बी मेड परमानेंट। Authority would get 90% of tax collected in that year and remaining 10% would be remuneration of जमींदार्स। तो मतलब जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जैसे 89 से 90 तक जो भी रेट ऑफ टैक्स कलेक्ट किया गया वो फिक्स था, और 90% फ़ायदा किसको होता था, रेवेन्यू का। कोई ज़मीन से जो भी इनकम किसानों को होती थी उसका 90% प्रॉफिट लेते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 10% जो था वो ज़मींदारों को फ़ायदा मिलता था उसका रिम्यूनरेशन। गवर्नमेंट्स परमानेंट लैंड रेवेन्यू शेयर फॉर बंगाल एंड बिहार टोटली अमाउंटेड इतना। ग्रेजुअली परमानेंट सेटलमेंट वुड बी एक्सटेंडेड 19% टेरिटरी। मतलब फिर धीरे धीरे जब लैंड रेवेन्यू का काफ़ी फ़ायदा होने लगा, सरकार को अच्छी लैंड रेवेन्यू आने लगी जो कि इतने अमाउंट तक एक बार पहुंची थी, तो परमानेंट सेटलमेंट को और भी बढ़ा दिया गया। जब कुछ स्टेट्स में इससे फ़ायदा मिलने लगा तो सरकार ने इसको और भी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे 19% टेरिटरी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में आती थी वहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बंगाल, बिहार, बनारस और यूपी के कुछ पार्ट में और नॉर्थ कर्नाटक एरियाज़ में। रिव्यू ऑफ द सेटलमेंट। अब इस सेटलमेंट का मतलब ये कैसा फेल हुआ कि सक्सेसफुल हुआ, उसको देखते हैं एक बार रिव्यू क्या था। ग्रेट कंट्रोवर्सी होती है 1794 में। मतलब जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था 93 में, तो उसके एक साल बाद ही इसको लेके काफ़ी विवाद होता है। कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, और जो परमानेंट सेटलमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग थे उन्होंने इसको क्या कहा कि एक बहुत ब्रेव एंड बोल्ड मेजर है, बहुत अच्छा तरीका अपनाया है सरकार ने, जिसके वजह से लैंड टेन्योर की अनसर्टेनिटी को ख़त्म किया जा सकता है। मतलब कि कभी पहले क्या हुआ करता था कि जब टैक्स रेट फिक्स नहीं था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा लॉस भी कभी कभी फेस करना पड़ता। कभी उनको कम टैक्स मिलता था किसानों से, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो, इनकम अच्छा नहीं हुआ तो, लेकिन अगर अच्छा हुआ तो वो काफ़ी टैक्स मिल जाता था। तो ये अनसर्टेन हुआ करता था। तो परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू इसको फिक्स कर दिया गया था, जिसके वजह से अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई थी। लेकिन कुछ लोग इसके जो थे वो इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे।
फर्मिंजर इन हिज 5th रिपोर्ट हैड प्रेज्ड इट्स अ सक्सेसफुल स्टेप। फर्मिंजर करके एक इंसान थे, उन्होंने एक 5th रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने इसको बहुत एक सक्सेसफुल स्टेप बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही अच्छा ये स्टेप लिया गया है, विच एट सिंगल स्ट्रोक क्लियर करप्शन एंड रॉबरी। और ये सक्सेसफुल स्टेप क्यों है? क्योंकि इसके वजह से करप्शन ख़त्म हो गया। ज़मींदार जो करप्शन किया करते थे, अच्छे से रेवेन्यू नहीं दिया करते थे ब्रिटिशर्स को, वो ख़त्म हो गया, रॉबरी ख़त्म हो गई। द कल्टिवेटर्स टू कुड नाउ हु वॉज द रियल मास्टर एंड टू होम टू पे द रेवेन्यू। अब जो किसान हैं, जो कल्टिवेशन करते हैं, उन लोगों को भी ये पता रहेगा कि उनको कौन उनका असली मालिक है और उनको किसको रेवेन्यू देना है। क्योंकि किसानों को ज़मींदार्स को रेवेन्यू देना पड़ता था, तो उनको पता था कि इस ज़मींदार को हमें इतना ही फिक्स रेट का रेवेन्यू प्रोवाइड करना है। तो इससे क्लैरिटी भी मिली। कॉर्नवालिस देन ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। और ये सारी बातें मतलब तारीफ़ में कि कॉर्नवालिस ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, स्टेबिलिटी ला दी, ये सारी चीज़ें फर्मिंगर ने अपनी 5th रिपोर्ट में लिखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि 5th रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी, तो फर्मिंजर ने की थी। तो ये तो हो गए सपोर्टर्स परमानेंट सेटलमेंट के। अब कुछ क्रिटिसाइजर्स भी थे। सेकेंडली, कंपनी वॉज नाउ रिलीव्ड ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। वही बातें फिर से लिखी गई हैं कि कलेक्शन को लेके जो अनसर्टेनिटी होती थी वो कैसे ख़त्म हो गई इसके आने की वजह से, जो मैंने बताया आपको कि एक फ़िक्स अमाउंट का रेवेन्यू अब मिलता था कंपनी को, और जिसका वो यूज़ करके अपने बाकी के काम में यूज़ कर सकती थी, जैसे वॉर के चीज़ें बनाने में, ट्रेड के लिए यूज़ कर सकती थी कंपनी। तो ये प्रॉफिट था इससे। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस भी जो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये सेटलमेंट। तो अब वो भी कुछ पॉइंट्स रखते हैं जिससे वो अपनी इस सेटलमेंट को अच्छा बताते हैं, जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि इस सेटलमेंट की वजह से जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छे से प्रॉस्पर करेगा, बढ़िया होगा देश का एग्रीकल्चर। और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ओनर ड्यू टू एनुअल ऑक्शन वुड नो मोर प्लेग द सिस्टम। मतलब जो लैंड ओनर्स का फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र हुआ करता था वो अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब क्या था कि ज़मींदार्स के बाद उनके बच्चे हेरिडिटरी बेसिस पे कर दिया गया था ना, तो एक फ़िक्स टाइम तक एक ज़मींदार रहेगा मालिक, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे होते जाएगा, उसके हायर्स आते जाएंगे, तो फिक्स हो जाएगा कि कौन उस ज़मीन का मालिक रहेगा। कॉर्नवालिस एक्सपेक्टेड दैट द जमींदार वुड हेंसफोर्थ इन्वेस्ट कैपिटल। अब कॉर्नवालिस को लगा कि इस सिस्टम से ज़मींदार को जब प्रॉफिट होगा, वो जब ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से कंपनी से खुश रहेंगे, और फिर उनका मन भी करेगा जब अच्छा इनकम होगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, इरिगेशन सिस्टम को अच्छा करने की कोशिश करेंगे ज़मींदार, जिससे कि क्रॉप्स और अच्छे से उगे और उनको और फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। He also expected that जमींदार would grant permanent right to the rights on their land। उनका ये भी एक्सपेक्टेशन था कि ज़मींदार जो हैं वो किसानों को बाद में परमानेंट अधिकार दे देंगे, किसानों को उनकी ज़मीनों पे। लेकिन ये भी फेल हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नन ऑफ द एक्सपेक्टेशन कॉर्नवालिस वॉज फुलफिल्ड। मतलब जितनी चीज़ें जो चीज़ें कॉर्नवालिस ने एक्सपेक्ट की थी, उम्मीद रखी थी कि ये सारी चीज़ें होंगी, वो सब कुछ फुलफ़िल नहीं हो पाता है। परमानेंट सेटलमेंट इन द लॉन्ग रन वॉज प्रूव टू बी सैड ब्लंडर। परमानेंट सेटलमेंट बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, मतलब वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कुछ क्रिटिसाइज़र जैसे थॉर्नटन करके एक पर्सन थे, थॉर्नटन, उन्होंने कहा कि कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करने की वजह से बहुत बड़ा इग्नोरेंस का काम कर दिया गया है। मतलब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करके बड़ी गलती की है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें बिना समझे कि कैसा है इंडिया का लैंड कितना कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी है, वो सब बिना कुछ जाने अच्छे से उन्होंने ये सारी काम कर दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इट कॉजेज इनकैलकुलेबल डैमेज टू कल्टिवेटर्स। किसान जो थे उनको बहुत नुकसान हुआ, सरकार को भी हुआ, क्योंकि ज़मींदार उतना अच्छे से टैक्स पे नहीं किया करते थे, बहुत सारा अपने पास ही रख लेते थे, लेट पे करते थे सनसेट लॉ के होने के बाद भी। कॉर्नवालिस कमिटेड ब्लंडर बाय ग्रांटिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड टू ज़मींदार। और थॉर्नटन ये भी कहते हैं कि कॉर्नवालिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी ज़मींदारों को ज़मीनों का मालिक बना के। इट वॉज एन अनअर्नड इंक्रीमेंट विथ अल्टीमेटली क्रिएटेड, वही सारी बातें हैं।
अब क्या क्या चीज़ें हुई, इसका क्या लिमिटेशन रहा। दिस ज़मींदार मिसयूज देयर राइट ओवर द लैंड। अब ज़मींदारों को जब ज़्यादा पावर मिल गई तो वो अपने अधिकारों का, ज़मीन के पावर का ही मिसयूज़ करने लगे। उन्होंने लैंड रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सरकार ने तो लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दी थी, लेकिन ज़मींदार अपनी पावर का यूज़ करते हुए कि मैं मालिक हूँ ज़मीन का तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा सोच के कल्टीवेटर्स को, किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया, लैंड रेवेन्यू बढ़ा के मांगने लगे पैसे, जिसके वजह से किसान सब बर्बाद हो गए। वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे, और जो कल्टीवेटर अच्छे से पे नहीं कर पाता था उनके रेवेन्यू को, उन पे वो जुल्म करते थे, मतलब उनको पनिश करते थे, फोर्स के थ्रू उनसे छीन लिया करते थे, उनकी प्रॉपर्टी ले लेते थे, तो बहुत परेशान करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। द नायब्स एंड गुमस्ताज ऑफ दीज जमींदार ऑल्सो हरास द कल्टीवेटर। कल्टीवेटर्स को बहुत हरास कर किया जाता था। ज़मींदार के जो आदमी हुआ करते थे, उनके लोग, वो कल्टीवेटर्स को बहुत परेशान किया करते थे अगर कोई किसान नहीं दे पाता था तो। उन पे फॉल्स लिटिगेशन लगा के, उनको कोर्ट में ले जाके गलत गलत इल्ज़ाम लगा के किसानों के ऊपर उनको परेशान करते थे, और किसान तो उतने अमीर हुआ नहीं करते थे कि वो अपने केस को लड़ पाए, जिसकी वजह से वो विक्टिम पड़ जाते थे। दे रिसेटल द लैंड विद न्यू कल्टीवेटर एट हायर रेट। और वो कभी कभी ज़मींदार ये भी करते थे कि जो किसान जिस ज़मीन पे काम कर रहा है उसको उसके राइट से ही हटा देना, उसको काम नहीं करने देना, और किसी दूसरे नए कल्टीवेटर को उस पर काम दे देना, और उससे ज़्यादा रेट चार्ज करना, ज़्यादा टैक्स लेना। और इस वजह से ये सारी चीज़ें ज़मींदार जब किया करते थे तो ज़मींदार से किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटी नहीं आगे आती थी, मतलब फेल हो गई थी। वो किसानों को बचाने के लिए कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं किया कर पाई। ज़मींदार डिड नॉट इवन ग्रांट इवन पट्टा डीड ऑफ राइट टू द कल्टीवेटर्स। मतलब जितना किसान काम कर रहे हैं एटलीस्ट उसका थोड़ा तो हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए, जिससे वो अपना जी खा सके, सरवाइव कर सके। लेकिन किसानों बहुत मेहनत करते थे और उससे जो इनकम होता था वो सब कुछ ज़मींदार ले लिया करते थे, उनको उनकी मेहनत का थोड़ा सा भी चीज़ें अधिकार नहीं मिला करता था। दिस सेटलमेंट लेड टू अनहेल्दी ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएट लाइक पट्टीदार्स, दार पट्टीदार्स एंड ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स कॉल्ड जोतेदार्स। और इस सेटलमेंट की वजह से बहुत से बिचौलिए लोग भी आते हैं जो मीडिएटर बन के काम करते थे ज़मींदार से पैसे ले जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाने का, तो वो बीच में पैसे कुछ अपने पास ही हड़प लिया करते थे, जैसे कि पटनीदार, दार पटनीदार्स और जोतेदार करके ये 3 लोग एमर्ज होते हैं इस टाइम पे। अथॉरिटी बिकेम अ लूज़र व्हेन जमींदार इनहेंस रेंट फ्रॉम पीजेंट। और जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो भी कमज़ोर पड़ जाती है जब ज़मींदार किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगते हैं। फिक्स रेट 1793 में जो किया गया था कि इतना ही टैक्स लेना है, उतना न चार्ज करके मैक्सिमम अमाउंट का मैक्सिमम चार्ज करते थे, बढ़ा के पैसा लिया करते थे। और जब ज़्यादा पैसे वो ज़मींदारों के पास आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो बहुत अमीर हो जाएंगे, लग्जरियस लाइफ जीते थे वो बड़े बड़े शहरों में। लेकिन नुकसान किसको होता था सबसे ज़्यादा? किसानों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और जिसकी वजह से ब्रिटिश अथॉरिटी भी काफ़ी नुकसान में पड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी जितना एक्सपेक्ट किया था कि इससे हमें बहुत सारा इनकम जनरेट होगा, फ़ायदा होगा, वो सब उनको कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, वो इस सेटलमेंट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कितना उनको फेलियर्स फेस करना पड़ा था। एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज डोमिनियन इन वेस्टर्न एनेक्सेशन मैसूर पेशवा लैंड एंड मेड इट इम्परेटिव फॉर कंपनी टू इवॉल्व न्यू वेज ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन दीज एरियाज़। जब कंपनी का डोमिनियन, कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में साउथ के और वेस्ट के स्टेट्स को एनेक्स कर लेती है, कब्ज़ा कर लेती है, तो अब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है कि इन सब जगह से भी उनको लैंड रेवेन्यू कैसे वो कलेक्ट कर सके। तो परमानेंट सेटलमेंट को हालांकि इंट्रोड्यूस तो किया गया था बंगाल और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में, लेकिन वो फेल हो गया था। तो अब अथॉरिटी को, अब सरकार को कोई नया सेटलमेंट लाना था। तो अब क्या सेटलमेंट लाया गया तो उसमें सबसे पहले जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सदर्न स्टेट में 12 महल, टीपू सुल्तान जो थे उस टाइम पे बहुत फेमस एक थे, आपने इनका नाम सुना होगा, तो उनसे जब अंग्रेज़ों ने 12 महल को कैप्चर किया तो उस जगह पे लैंड रेवेन्यू को सेटल करने का काम दे दिया गया अलेक्जेंडर रीड को।
अलेक्जेंडर रीड, जो कैप्टन रीड भी कहे जाते हैं, उन्होंने रैयतवारी सिस्टम के जैसा एक सिस्टम लगाया जो पहले चलता था ब्रिटिश के स्टार्टिंग के डेकेड्स में। रैयतवारी सिस्टम पढ़ा होगा आपने। तो वैसा ही कैप्टन रीड एक प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं, घोषणा करते हैं कि अब क्या होगा, अब से जो ज़मीनें होंगी वो किसानों के पास बहुत लंबे समय तक होगी और किसान रैयत मतलब कौन था, पीजेंट्स, जो गरीब किसान होते थे उनको रैयत कहते थे। तो रैयत सब काम करेंगे ज़मीनों पे और जो भी प्रोड्यूस करेंगे, वो जितना भी इनकम जनरेट होगा उनको, उसका 50% ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेटलमेंट था इसको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि किसान इसका काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं। रैयत्स कहते हैं कि 50% बहुत ज़्यादा है, इतना रेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया और हम इतना नहीं दे सकते, जिसकी वजह से बहुत से किसान खेती करना ही बंद कर देते हैं। जब इतना मेहनत करने के बाद हम कुछ कमा रहे हैं और उसका 50% किसी को पे करना पड़ जाए तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं। लोग इस वजह से किसान काफ़ी दुखी हो जाया करते थे, उनको काफ़ी टॉर्चर सहना पड़ता था। तो उन्होंने बहुत से किसानों ने कल्टीवेशन, खेती करना ही बंद कर दिया। When the Thomas Munro became governor of Madras, he re-examined system and land revenue directly with riots, 1/3 of the gross produce of land. तो अब जब अलेक्जेंडर रीड ने जो इंट्रोडक्शन किया था टीपू सुल्तान के 12 महल वाले रीजन में लैंड रेवेन्यू कैसे होगी, उनके नियमों को हटा के थॉमस मुनरो आते हैं, मद्रास के गवर्नर जब बनते हैं थॉमस मुनरो करके एक पर्सन, तो थॉमस मुनरो नया सिस्टम लाते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो किसान हैं अपनी ज़मीन का 1/3 प्रोड्यूस ऑफ लैंड जो है वो उतना पे करेंगे, 1/3 हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। और ये जो डिमांड है ये फ़िक्स होगी उनके पैसे पे, कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होगा या कोई ज़मींदार नहीं होगा। सीधे जो राइट्स हैं, जो किसान हैं, वो सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल ये पे करेंगे डायरेक्टली। तो इसके वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोई बीच में कुछ लोग पैसा खा ले, बिचौलिए लोग, तो डायरेक्ट अथॉरिटी को जाएगी। दिस सेटलमेंट वॉज मेड फॉर पीरियड ऑफ 30-40 ईयर, द राइट्स वर नॉट ग्रांटेड परमानेंट राइट। ये सेटलमेंट जो था 30 से 40 साल के लिए लाया गया और लेकिन किसानों को परमानेंट अधिकार नहीं दिया गया उनकी ज़मीनों पे। और ये सेटलमेंट कुछ इतना लंबे टाइम तक चला, तो मतलब ये सेटलमेंट थोड़ा अलेक्जेंडर रीड के सेटलमेंट से किसानों के लिए बेनिफिशियल था। रिव्यू ऑफ द सेटलमेंट। अब इन सेटलमेंट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे वो देखने हैं। तो मेरिट था कि इस सेटलमेंट के वजह से, जो थॉमस मुनरो ने सेटलमेंट लाया उसके वजह से जितने इंटरमीडियरीज लोग होते हैं, बीच के लोग होते हैं, जो पैसा देने से पहले कुछ पैसा अपने ही पास रख लिया करते थे, गड़बड़ कर देते थे ना, घोटाला करते थे, वो सारी चीज़ें, करप्शन जो था वो कम हो गया। और जो लैंड है वो डायरेक्टली अब पीजेंट्स जो हैं अपने अकॉर्डिंग उस पर कल्टीवेशन करते और डायरेक्ट वो उनको दे दिया करते थे ब्रिटिश अथॉरिटी को। तो किसानों को अब कोई ज़मींदारों से जो उनको अत्याचार पहले सहना पड़ता था वो ख़त्म हो गया, ये इसका फ़ायदा था। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी बहुत सारे थे। द राइट्स वर नेवर ग्रांटेड परमानेंट टेन्योर ऑन लैंड। जैसे पहले तो ज़मींदारों को दे दिया गया था ना कि परमानेंट ज़मीन पे उनका अधिकार होगा ज़मींदारों का, लेकिन इस सेटलमेंट के थ्रू किसानों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको परमानेंट अधिकार नहीं मिला ज़मीनों का। और ये जो सेटलमेंट था 30 से 40 साल के लिए ही था। तो जब 30 से 40 साल पूरा हो जाता था तो रेंट को बढ़ा दिया जाता था, मतलब कि बार बार रेट जो है 30 से 40 साल के बाद बार बार ये टैक्स रेट को चेंज भी किया जाता था, जिसके वजह से रायट्स को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अब उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था और उसके वजह से वो फेल हो जाते थे। अगर पे करना तो उनको टॉर्चर सहना पड़ता था। तो ये एक इसका डीमेरिट था। और रैयट्स को डिनाइड था ओनरशिप का लैंड का, इसीलिए उनके पास वो एकदम मतलब एक टेनेंट की तरह ही काम करते थे, मज़दूर की तरह, उस पर जैसे किराए की ज़मीन पे वो काम कर रहे हों, क्योंकि उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया था ज़मीनों का। ये प्रॉब्लम भी थी। द रेट ऑफ लैंड टैक्स इन रैयतवारी वॉज टू हाई। जो लैंड पे ज़मीनों पे टैक्स लगाया गया था वो बहुत ज़्यादा हाई था। In the permanent settlement, the zamindar became a private person. In case of dispute, he could go to the court of law. But in the Rayatwari settlement, the authority itself was the landlord.
ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ये रैयतवारी सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं रैयतवारी। रैयतवारी को सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड लेके आते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, तो थॉमस मुनरो एकदम अच्छे से रैयतवारी के सब रूल्स एंड रेगुलेशन बना के इंट्रोड्यूस करते हैं। और इस रैयतवारी सेटलमेंट में क्या डिफरेंस था कि परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो सीधे कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट में जाके उस प्रॉब्लम को चैलेंज करता था। ठीक है, अगर कोई किसान उनको पे करने से मना करता है तो वो कोर्ट में केस कर दिया करते थे। लेकिन रैयतवारी सेटलमेंट में ऐसा नहीं था। रैयतवारी सेटलमेंट में अथॉरिटी जो थी, ब्रिटिश अथॉरिटी, वो खुद ही लैंडलॉर्ड बन जाती थी, खुद ही मालिक बन जाती थी ज़मीन का, और वही सब कुछ हैंडल कर लिया करती थी। अथॉरिटी के पास ये भी पावर थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज़ कर सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है। अगर कोई भी डिफ़ॉल्टिंग रैयत पाया जाता है, मतलब कोई किसान कोई गलती करता है या अच्छे से पे नहीं करता, तो उसकी ज़मीन को जो ब्रिटिश अथॉरिटी है खुद ही सीज़ कर लेगी और नीलामी पे रख देगी, मतलब बेच देगी। डेक्कन राइट्स ऑफ 1875। अब ये जो रैयतवारी सेटलमेंट आया, इसके वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई किसानों को। तो इसी के वजह से डेक्कन राइट होता है 1875 में, मतलब इंडिया का जो डेक्कन रीजन है वहाँ पे दंगे देखने को मिलते हैं 1875 में। कॉलोनियल रिवेन्यू पॉलिसी रिजल्टेड इन व्हाट रणजीत गुहा हैज़ कॉल्ड रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। और इसी चीज़ को रणजीत गुहा ने एक नाम दिया कि लैंडलॉर्डिज्म, मतलब कि जो मालिकाना हक है उसका अपने आप को काफ़ी पावरफुल दिखाने का जो तरीका है उसको रिवाइटलाइज किया गया, फिर से जैसे न्यू करके पुनर्जीवित किया गया है बेसिकली। ऐसा रणजीत गुहा ने इस रैयतवारी सेटलमेंट के बारे में कहा। पावर्टी एंड फेमाइन। अब इसके वजह से काफ़ी भूखमरी और गरीबी देखने को मिलती है, और इसी सब को देखते हुए दादा भाई नारोजी, इनको अब जिनको हम कहते हैं, इनको एक फ़ेमस नाम निकनेम इनके लिए है, आपको बताना है कमेंट में कि इनको क्या फ़ेमस नेम दिया गया है। दादा भाई नौरोजी अपनी बुक में लिखते हैं पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक थी। उन्होंने ये जो गरीबी फेस करनी पड़ी थी इस पीरियड के टाइम, तो वो सारी बातें दादा भाई जी ने बताई थी अपने बुक में। रामेश चंद्र दत्त ने भी इसी टाइम पे एक बुक लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ब्रिटिशर्स ने जितना अत्याचार किया था, इंडिया में गरीबी लाई थी, उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी बुक में। उन्होंने बताया कि कैसे इतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस फेस करना पड़ा हमारे देश को इस अंग्रेज़ों के गलत इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरीक़ों की वजह से, इंडिया को कितना नुकसान हुआ। द नेट रिज़ल्ट वॉज द आउटब्रेक ऑफ फेमाइंस। और क्या देखने को मिला था उस टाइम पे, भूखमरी भी देखने को मिली थी बहुत। अपने देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी जगह खाने को नहीं था, बहुत लोग भूख उससे मर जाते थे। तो फेमाइन कहाँ पे हुआ, जैसे उड़ीसा में, मद्रास में 10 लाख लोग, इतने ज़्यादा अमाउंट के नंबर आप देख सकते हैं, 10 लाख लोग उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी बिना खाना पानी के। देयर वर वाइड स्प्रेड फेमाइंस। और बस इन्हीं रीजन में नहीं, उड़ीसा मद्रास के अलावा भी यूपी, बॉम्बे, पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे भी ये डेथ रेट बढ़ के देखने को मिला, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। विलियम हंटर, जेम्स मिल, सब लोगों ने, ऐसे पर्सनैलिटी ने भी क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश रूल को, क्योंकि भूखमरी उस टाइम पे जब आ गई थी, लोगों को इतना लॉस हुआ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। तो जैसे कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है एक्सप्लेनेशन का, तो नेक्स्ट पार्ट हमें लगता है एक और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें बाकी के टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।